Good morning, friends. I'm Joginder Singh from Numerica GK, and you are watching very important questions related to गुप्त वंश. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? एंड द ऑप्शंस आर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन. इनमें से हमारा सही आंसर है समुद्रगुप्त. और समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये है कि गुप्त वंश के फोर्थ किंग थे वो, और इसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़े और सफल सेना नायक और सम्राट माने जाते थे. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 सेज, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वाघभट्ट और भानुगुप्त. इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ये वो इंसान थे जिन्होंने पाई की नियरेस्ट वैल्यू पे काम किया, और मे बी उनको इस बात का नॉलेज हो गया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये पहला गुप्त शासक इम्पोर्टेंट रहा हो हिस्ट्री में या ना रहा हो, उसका कोई योगदान हो या ना हो, लेकिन पहला होने के रीजन से ये हमारे कंपटीशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट कौन था. बाद वाले कितने भी महान हो पर फर्स्ट कौन था? तो ऑप्शंस हैं हमारे कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और घटोत्कच. तो इनमें से ये जो श्रीगुप्त हैं ये हमारा सही आंसर है. और श्रीगुप्त के बारे में ये अभी अभी क्वेश्चन में ही हमको क्लियर है कि ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे, और इनके बाद में इनका बेटा घटोत्कच शासक बना, और इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी. तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 25 क्वेश्चन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस में से होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका. दिस क्वेश्चन सेज, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो यहाँ एक चीज़ बता दूँ, हूण वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और अगर हूणों को हिस्ट्री से निकाल दो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का डिज़ाइन कुछ और ही हो जाएगा, है ना. तो हमारे ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त. इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे के सारे कथन हैं, इनको मैं आपके लिए अलग से रीड नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से रीड कीजिएगा. जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था. ये अकेली चीज़ गलत है. गुप्त राजवंश में ऐसा कभी नहीं होता था, बड़े बेटे को मिलेगा या वंशागत होगा. जो भी अच्छा शासक बन सकता है वही सेलेक्ट होता था. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यहाँ पे अलग अलग राजवंशों के नाम हैं. पहला है चोल, दूसरे हैं गुप्त, फिर है नंद और उसके बाद है मौर्य. इन चारों राजवंशों में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो हमारा आंसर होगा गुप्त राजवंश के लोगों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सो हियर इज द 4 ऑप्शंस. फर्स्ट कुमारगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय, एंड द नेक्स्ट वन इज समुद्रगुप्त, एंड द लास्ट वन इज चंद्रगुप्त मौर्य. इनमें से कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज,
इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्णित हैं? उत्कीर्णित होना यानी कि खुदाई, पत्थर के ऊपर जो खोद के लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड उत्कीर्णित। चलिए, तो हमारे ऑप्शंस है ये 4 नाम। इनमें से जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। और ये जो समुद्रगुप्त हैं, ये भारत के एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने पूरी लाइफ में कभी भी हार नहीं देखी। जितनी भी जंग लड़ी है इन्होंने, हर बार ये जीते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि आप अगर राजा हो, बहुत सारी जंग लड़ते हो, तो कभी आपको जीत मिलती है, कभी हार मिलती है। बट समुद्रगुप्त अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी वॉर में उनको हार नहीं मिली। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये जो रेड में लिखा हुआ है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमको ये मिलती है कि हर्षवर्धन बहुत बड़ा राइटर था। आज की डेट में राइटर बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे साहित्यकार। तो हर्षवर्धन राजा होने के साथ, सम्राट होने के साथ में एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। और उसने ये जो रचनाएं की हैं, इनका आंसर निकालने का एक बहुत आसान तरीका है कि हर्ष अपने बारे में खुद नहीं लिखेगा, क्योंकि किसी भी राजा के बारे में या तो उसके जो कवि और उसके जो रत्न होते हैं वो लिखते थे, या फिर उसके मरने के बाद उसके बारे में लिखा जाता था। तो हर्षचरित जो उसके खुद के बारे में है, वो कौन लिखेगा? कोई और लिखेगा कन्फर्म? तो पक्की बात है कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये लिखे हैं हर्षवर्धन ने। और ये जो हर्षचरित है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो हर्षवर्धन थे, ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज किया था। इसके बाद में मुगलों ने भले राज किया, लेकिन हमारा कोई दूसरा हिंदू शासक ऐसा नहीं रहा जिसने पंजाब को छोड़ के पूरे नॉर्थ इंडिया पे शासन किया हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज वल्लभी, सेकेंड इज नालंदा, एंड द नेक्स्ट वन इज तक्षशिला, एंड द लास्ट वन इज कांची। इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा नालंदा। और नालंदा के बारे में अगर हम फैक्ट की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हमारा बनता है कि नालंदा वो टाइम था जब वेनसांग जो चीनी यात्री था भारत आया था। और वेनसांग वाले क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेनसांग जिस समय आया था उस समय यूनिवर्सिटी कौन सी थी, या नालंदा के टाइम पे कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वेनसांग उसका आंसर है। एक और चीज़ कि वेनसांग भारत आया उस समय इंडिया में नालंदा के अंदर 8500 स्टूडेंट्स थे और 1510 हमारे टीचर्स थे वहाँ पे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आज भी इतने नंबर में स्टूडेंट्स और टीचर किसी एक यूनिवर्सिटी में इजीली नहीं होते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसको मानते हैं? दोस्तों, एक चीज़, ये मेरा चैनल नया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नया नहीं हूँ। मेरा एक मैथ का चैनल भी है, जोगी एंड यू, और इसके अलावा दूसरा है न्यूमेरिका मैथ्स। तो आप इस चैनल को अपना प्यार दिखाएं और जितना पॉसिबल हो इस चैनल को बड़ा करें। मैं आपको श्योर करता हूं कि आपके लिए कंपटीशन की बहुत शानदार चीज़ें मैं देने वाला हूं, और जो उसकी क्वालिटी होने वाली है वो डेफिनेटली आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगी। तो मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं, आपके लिए चीज़ें लाता रहूं। तो उसके लिए आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा, अप्रिशिएशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस भी करें। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसको मानते हैं? तो ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है हमारी चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए आयुर्वेद में। और पहला नाम है चरक, दूसरा धन्वंतरी, थर्ड इज च्यवन एंड लास्ट इज सुश्रुत। तो हमारा सही आंसर है धन्वंतरी। और धन्वंतरी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये है कि हिंदू धर्म में धन्वंतरी एक देवता हैं जो एक महान चिकित्सक थे
और जिनको देव पद प्राप्त हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और आप अगर याद करें तो दिवाली के आसपास धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज ग्रेट रोमांटिक नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो ये जो महान रोमांटिक नाटक कहो, रूमानी नाटक कहो, तो कादम्बरी लिखी किसने थी आपकी? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ये लिखी थी। और कादम्बरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो अपने आप में यूनिक चीज़ भी कह सकते हैं कि कादम्बरी, और साथ में मैं एक नाम और बोलूँगा, हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी ये विश्व का, वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल भी बोल सकते हैं इसको। इससे पहले नॉवेल नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित दोनों लिखे और ये वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल की पोजीशन रखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो ये जितने भी नाम हैं इनमें से गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी हमारी संस्कृत। सो द क्वेश्चन नंबर 14 सेज बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये कुछ नाम है, इनमें से करेक्ट आंसर है आपका हर्षवर्धन। एंड द फैक्ट अबाउट बाणभट्ट इज बाणभट्ट संस्कृत के उन गिनती के बहुत कम लेखकों में से एक हैं, राइटर्स में से, जिनकी लाइफ और डिटेलिंग से रिलेटेड नॉलेज हमारे पास कंफर्म रूप से है। कन्फर्मली हम जानते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हमारे पुराने राइटर्स होते थे, हमारे साहित्यकार थे, उनके नाम हमको पता होते हैं, क्या लिखा ये पता है, लेकिन वो खुद किस टाइप से जिए मरे वो नहीं पता। चलिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त राजवंश किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो इस राजवंश के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया वो था कला और स्थापत्य। इसमें कला के रूप में आपको बहुत सारा साहित्य मिला, बहुत सारी डिटेलिंग मिली, और स्थापत्य यानी कि बिल्डिंग। तो हमको गुप्त राजवंश के बारे में इसीलिए इतना सारा मालूम है क्योंकि उनसे जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हमको आज भी मिलती है खुदाई के अंदर। तो जगह जगह पे उनके बारे में लिखा हुआ और उनकी बनाई चीज़ें हमको मिलती रहती हैं और बहुत सारी मिली हुई हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन सा था? तो आंसर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर है आपका। और चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड एक फैक्ट है जो जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विच इज विक्रम संवत को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शुरू किया था, जो कि अपने नाम से शुरू किया था। इनको विक्रमादित्य की पदवी मिली थी और अपनी पदवी के नाम से ही उन्होंने शुरू किया था। आज भी पंडित लोग इस विक्रम संवत को यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। चलिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी 16 क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसके हिसाब से आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। इसका आंसर है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य से रिलेटेड मैंने जो बताया था विक्रम संवत को इन्होंने ही शुरू किया था। सो फ्रेंड्स, आपसे फिर से कहूँगा कि इस चैनल को थोड़ा बड़ा बनाने में हेल्प करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें लिंक, और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस देना चाहता हूं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसको बड़ा बनाएंगे। और आपको जो कुछ भी मुझसे कहना है आप नीचे कमेंट्स में बिंदास अपनी बात बोलो। मैं हर चीज़ को नोटिस करूंगा और अगर पॉसिबल होगा तो आपकी डिमांड की हुई चीज़ों को भी अप्लाई करूंगा। चलिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो यहाँ पे भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था और बंद क्यों हुआ? क्योंकि रोम के ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके बाद में व्यापार बंद हो गया। और ये जो आक्रमण है ये तुर्क, हूण, हंगेरियाई और अरब,
इन 4 नामों में से एक ने किया था। ये चारों ही शुरू से हमलावर ट्राइब्स रही हैं, हमलावर जातियां रही हैं और इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत बुरी तरह से चेंज किया है इनके कारण। वरना अगर इनके अटैक नहीं होते तो मे बी जिन जिन जगहों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है वहाँ पे कुछ और ही हिस्ट्री हुआ करती। तो हमारा जो आंसर है वो है हूण। हूणों ने रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था और उसके कारण भारत का व्यापार रोम से खत्म हो गया था। और हूण बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ। वो ये है कि हूण एक लुटेरी और जंगली जाति थी जिनका मूल स्थान नेटिव प्लेस वोल्गा के ईस्ट में था और 370 ईस्वी में ये यूरोप पहुंचे और वहां पे विशाल हूण साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन हूण वास्तव में चीन के पास रहने वाली एक जाति थी। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये कहता है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। एंड द फैक्ट अबाउट चंद्रगुप्त प्रथम इज, कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की तिथि 319-320 के आसपास से ही आरंभ की थी या उसी दिन से चालू की थी। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चीनी यात्री फाहियान कौन से गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? और उसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, जो कि है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वेनसांग। और ये जो वेनसांग है, इनके वर्णनों से ही हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। ये जितने भी बाहर के विजिटर्स जो इंडिया आते थे उनकी लिखी हुई बातों को ज़्यादा फैक्ट माना जाता है, क्योंकि बाहर वाले किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए बिना चीज़ों को लिखते थे और यहाँ के लोग राजा के अंडर में होते थे। तो कई बार क्या होता था, वो इन्फ्लुएंस होके या ज़्यादा तारीफ के चक्कर में कुछ बड़ा चढ़ा के भी लिख दिया करते थे। इसीलिए बाहर से आने वालों की बातों को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ये कहता है आर्यभट्ट और वराह मिहिर, ये जो 2 फेमस नेम है हमारे हिस्ट्री के, हमारे साहित्य के, जिन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश। आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब की बार हम वराह मिहिर के बारे में देखते हैं। ये जो वराह मिहिर है, ये ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। और अब क्वेश्चन नंबर 23 है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? सबसे पहले तो प्रवर्तक का नाम समझ लो क्या होता है। प्रवर्तक मतलब शुरुआत करने वाला, अगुआ, उसको आगे बढ़ाने वाला। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुप्त वंश का संस्थापक राजा था श्रीगुप्त। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कहता है? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो यहाँ पे चारों मेन मेटल के नाम मिल गए हैं हमको, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो आजकल तो सोने और चांदी के सिक्के पॉसिबल ही नहीं होते हैं, है ना। लेकिन इसका जो गुप्त काल के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा निकाले गए। और एक और चीज़, गुप्त वंश में चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त ने चलाए थे। सोच के देखो, किसी ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे, उस ज़माने का एक भी सिक्का आपको मिल जाए तो आप वैसे ही रईस हो जाओगे। एक तो सोने की कीमत प्लस एंटीक की कीमत। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस के नाम हैं और 4 प्लेसेस में से फर्स्ट है ताम्रलिप्ति, सेकेंड वाराणसी, थर्ड इज प्रयाग एंड द लास्ट वन इज मथुरा। तो उसका करेक्ट आंसर है प्रयाग में। तो हर्ष जो अपनी धार्मिक सभाएं करता था वो प्रयाग में करता था। और जब बात धर्म की है, हर्षवर्धन की है, तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ समाज से रिलेटेड उठा के देखते हैं। वो है हर्षवर्धन ने
सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था और उनके राज्य में सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने, जो कि अपने ज़माने के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, उन्होंने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगा होगा आपको, और इसी तरह के वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें तो मेरे चैनल को बड़ा बनाने में हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो आपको कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।